हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ साइंस की हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम फोर्थ लेसन का जो है चैप्टर उष्मा, जिसको हमने पार्ट वन में लगभग आधा पढ़ लिया है और उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में जहाँ से हमारा वीडियो रुका था उसके आगे से आज कंटिन्यू होगा। ये चैप्टर थर्मामीटर वगैरह ये सब हो चुका था, तापमापन ये भी हो चुका था, प्रयोगशाला थर्मामीटर भी हो गया था, प्रयोगशाला तापमापन भी ये हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। अब इसके अलावा चालक, सुचालक वस्तुएं और कुचालक वस्तुएं ये भी हो चुका था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कुचालक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। कुचालक को उष्मारोधी भी कहते हैं, यानी प्लास्टिक और लकड़ी जो होती है ये उष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि इससे उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, और कुचालक वस्तुओं को ही उष्मा रोधी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि जो कुचालक वस्तुएं होती हैं इन्हें ही उष्मा रोधी वस्तुएं कहा जाता है। जल तथा वायु उष्मा के कुचालक हैं, ये भी याद रखिएगा कि जल तथा वायु उष्मा के कुचालक हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जल और वायु उष्मा के क्या हैं, कुचालक हैं। जल और वायु उष्मा के कुचालक हैं तथा तब इन पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.8। गोल पेंदे का एक फ्लास्क लीजिए, जैसे ये चित्र में बना हुआ है। गोल पेंदे का एक फ्लास्क है। गोल पेंदे का एक फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी टिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक एक्स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। चित्र 4.9 में जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल भी इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। यानी द्रव में जो उष्मा की जो स्थानांतरण की जो विधि होती है वो संवहन होती है। पुनः इसको एक बार समझ लेते हैं कि इस बीकर में पानी लीजिए और पानी को गर्म करने के लिए नीचे मोमबत्ती रखिए या गर्म करने वाली कोई वस्तु रख दीजिए और इसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो यहाँ नीचे का जो जल है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होकर क्या हो जाएगा, पुनः ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो जल है वो पुनः नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरी चलती रहेगी। और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा इसका पानी गर्म ना हो जाए। यानी नीचे का गर्म पानी ऊपर जाता जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आता जाएगा और फिर पुनः गर्म होने के बाद ये पुनः फिर ऊपर चला जाएगा।
तो यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा जो इसके अंदर बीकर का पानी जो है पूरा गर्म ना हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण। और जल में ऊष्मा का स्थानांतरण या कह सकते हो द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण की जो विधि होती है इसको हम संवहन विधि कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ठोसों में पढ़ा था कि ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। चलिए, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। जो गैस होती है यानी जो गैसें होती हैं उनमें भी जो संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, वो भी इसी प्रकार से होता है कि यानी नीचे जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर की वायु पुनः नीचे आ जाती है और गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर क्रियाकलाप भी बताया गया है कि एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? यहाँ पर बताया गया है कि एक इस तरीके से हाथ रखिए और एक इसके ऊपर हाथ रखिए, तो इसमें आपको कौन सा हाथ अधिक गर्म महसूस होगा, क्योंकि ऊपर वाला हाथ क्या होगा, अधिक गर्म होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो वायु होती है, जो यहाँ की जो वायु होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म वायु ऊपर चली जाएगी, गर्म वायु ऊपर चली जाएगी और ऊपर की जो ठंडी वायु है वो नीचे आ जाएगी। इसीलिए जो ऊपर वाला हाथ है इसमें आपको ज़्यादा गर्म का अनुभव होगा। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखें जिससे कि वे हाथ ना जलें। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लौं के ऊपर की ओर वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी धरती थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। देखा होगा कि जो तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें क्या होता है कि जो तट के किनारे रहते हैं दिन के समय स्थल यानी धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, क्योंकि जो स्थल होता है यानी जो जमीन होती है वो जल की अपेक्षा क्या होती है, जल्दी गर्म होती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। चित्र 4.11 में अभी आगे देखेंगे हम लोग। समुद्र की ओर आने वाली ठंडी वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर आने वाली वायु को हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर। तथा समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। स्थल की ओर की ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिन है। दिन में क्या होता है, दिन में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धरती क्या होती है, अत्यधिक गर्म होती है और गर्म होने के बाद क्या होती है, इसकी वायु ऊपर उठ जाती है। क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो धीमे गति से गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जो ठंडी वायु होती है वो क्या होती है, वो भूमि यानी जमीन की ओर आने लगती है और गर्म वायु पुनः इस तरीके से यानी ठंडी वायु जो होती है वो समुद्र की ओर आती है।
तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। यानी जब समुद्र का पानी जमीन की तरफ याद आता है तो उसे हम समुद्र समीर कहते हैं। और रात में यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो याद रखिएगा, जिस तरफ से हवा, समुद्र से जिस तरफ हवा जाएगी, समुद्र से रात में क्या होता है, दिन में क्या होता है, समुद्र से पृथ्वी भूमि की ओर हवा चलती है तो इसे समुद्र समीर कहते हैं। और रात में ये विपरीत हवा चलने लगती है। यानी रात में क्या होता है कि ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र जो होता है इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि समुद्र की यही विशेषता होती है, ना वो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो जो यहाँ की जो ठंडी हवा है, रात में जो है जमीन से जो हवा होती है वो समुद्र की ओर बहती है और पुनः यह प्रक्रम चलता रहता है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, समुद्र समीर में क्या होता है, समुद्र की ठंडी हवा ये देखिए इस तरफ जाती है और यहाँ पुनः और गर्म, रात में क्या होता है, गर्म हवा जमीन की तरफ आती है और पुनः ये इस प्रक्रिया चलती रहती है। तो याद रखिएगा, समुद्र समीर और स्थल समीर। समुद्र समीर में क्या होता है, समुद्र से हवा चलती है स्थल की तरफ और स्थल समीर में स्थल से समुद्र की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। यह स्थल समीर कहलाती है। चित्र 4.11 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि अब कहा गया है कि जो सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यह हमें कैसे प्राप्त होती है, सूर्य से हम ऊष्मा का अनुभव हमारे पास पहुंचती है तो यह कैसे पहुंचती है। चालन और संवहन द्वारा तो पहुंच नहीं सकती, क्योंकि चालन और संवहन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। और जबकि इन दोनों प्रक्रियाओं में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई माध्यम नहीं होता है, बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हमें ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण। यानी विकिरण द्वारा जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती है तो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि जो सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ये भी याद रखिएगा कि जो हीटर द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है ये भी विकिरण के द्वारा। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छतरी का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, आइए इसका पता लगाते हैं। टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद से पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों
डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में अंतर पाते हैं कि डिब्बे में जल अधिक गर्म होगा? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों के समान मात्रा में समान ताप पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का जल गर्म करिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों के डिब्बों में जल का ताप समान दर से होता है, समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के जो पृष्ठ होता है अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। जो गहरा रंग होता है वो ऊष्मा का अधिक अवशोषित कर लेता है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है तथा हल्के रंग के कपड़े जो विकिरणीय हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो आजकल उपलब्ध हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर को ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है तथा यह हमें उष्णता का अनुभव कराती है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर दो पतले कंबलों के में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए कि दो कंबल के बीच वायु की एक परत विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा ऊष्मा का लेसन जो है पूरा कर लिया है और ये सर्दियों और गर्मियों से संबंधित हम लोगों ने ये जान लिया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या सीखा। हमने एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। किसी वस्तु की उष्णता की कोट ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोट की माप है। तापमापी वह युक्त है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर ताप मापने के लिए किया जाता है तथा इसका थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। जबकि जो प्रयोगशाला तापमापी होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च उष्ण ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा जो है उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकारों में स्थानांतरित हो सकती है। ठोसों में चालन विधि द्वारा, गैसों और द्रव में संवहन और विकिरण द्वारा। विकिरण अलग तरीके से है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोसों में प्रायः जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है वो चालन द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, जबकि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के तथा रंग के वस्त्रों का अधिक आरामदायक अनुभव होता है। सर्दियों में हम लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो है
कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। अनोखी बात यह थी कि इन्होंने जल का क्वथनांक, उबलने का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमने का ताप 100 निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रक्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया। तो याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना है, जो मापन है, वो एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में किया था। तो यहीं आज लेसन हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।